नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओईआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले आरओईआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इकोनॉमी के। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए है ब्याज दर में वृद्धि के साथ कर दरों में कटौती। ऑप्शन बी है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। और ऑप्शन सी है ब्याज दर में कमी के साथ कर दर में वृद्धि। और ऑप्शन डी है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी। इसमें पूछा जा रहा है कि आर्थिक मंदी जब होती है उस समय कौन सी कदम जो उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक मंदी क्या होती है। आर्थिक मंदी जो तब होती है जब कोई अर्थव्यवस्था जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कम से कम दो लगातार तिमाही तक जो सिकुड़ती है या सामान्य आर्थिक गिरावट का दर है। और आमतौर पर जो शेयर बाजार, औद्योगिक उत्पादन, आवास बाजार, थोक खुदरा बिक्री और वास्तविक आय में गिरावट के साथ जो बेरोजगारी में वृद्धि होती है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि जो आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने वाले सबसे संभावित कदम है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय जो उत्पादन वृद्धि को प्रभावित करता है और पूंजी निर्माण या उत्पादकता वृद्धि को जो प्रभावित करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, जो सार्वजनिक परियोजना है उस पर व्यय में जो वृद्धि होती है उसको कम करके जो आर्थिक मंदी को कम किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, कर बोर्ड। ऑप्शन बी कैबिनेट सचिवालय। ऑप्शन सी है नीति आयोग। और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले का विभाग जो देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से राजस्व मामले के संबंध में नियंत्रण रखता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार जो करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आयकर। ऑप्शन बी सार्वजनिक उधार। ऑप्शन सी वैट यानी वैल्यू वर्धित कर, मूल वर्धित कर। और ऑप्शन डी है सब्सिडी। आयकर, सार्वजनिक उधार और वैट ये सभी जो सार्वजनिक राजस्व के स्रोत हैं, जबकि सब्सिडी जो है वो सार्वजनिक व्यय का हिस्सा है। सार्वजनिक व्यय का जो है हिस्सा है सब्सिडी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, या जो सार्वजनिक राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। और ये सभी जो सार्वजनिक राजस्व के हिस्से हैं, स्रोत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के चालू खाते में निम्नलिखित में से आय के कौन से स्रोत हैं? पहला है निगम कर, दूसरा है सार्वजनिक उद्यमों से लाभ, और तीसरा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री, और चौथा है विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ, और पांचवा है उत्पादन शुल्क। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। इसमें पूछा गया है कि कौन सा केंद्र सरकार के जो चालू खाते हैं उनका स्रोत है। सरकार के चालू या राजस्व खाते में सरकारी आय की सभी राजस्व प्राप्तियां जो शामिल होती हैं, जिन्हें सरकार से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश या लाभ आदि जो है शामिल होते हैं। तो इसमें जो निगम कर है, सार्वजनिक उद्यमों से लाभ है और उत्पादन शुल्क, ये सभी जो है वो केंद्र सरकार के चालू खाते के स्रोत हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें इसमें जो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री और विश्व बैंक से ऋण प्राप्तियां जो है ये दोनों जो है पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होते हैं और इसलिए वे जो है बजट में पूंजीगत खाते का हिस्सा होते हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट बना हुआ है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? पहला है राजस्व व्यय को कम करना, दूसरा है नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना, तीसरा है सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और चौथा है आयात शुल्क कम करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर करके सही उत्तर चुनें। सरकारी राजस्व व्यय को कम करके और राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर जो राजकोषीय घाटे को कम की जा सकती है, जबकि अनावश्यक राजस्व व्यय जो है वो राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। और चूंकि यह सरकारी व्यय का बहुमत होता है, इसलिए इसकी कमी का राजकोषीय घाटे पर जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने से जो राजस्व व्यय जो है वो बढ़ेगा, जबकि आयात शुल्क कम करने से जो राजस्व प्राप्तियां कम होंगी। अतः दोनों कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में नई कल्याणकारी योजनाओं और आयात शुल्क कम करना, ये दोनों जो है इन दोनों के माध्यम से राजकोषीय घाटा जो बढ़ेगा ना कि कम होगा। जबकि सब्सिडी राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और इसकी तर्कसंगत और इसे जो तर्कसंगत करके जो राजकोषीय घाटे को कम कर सकता है ये। तो इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा और कथन 1 जो है वो सही हो जाएगा। सरकार द्वारा उठाए गए कदम में राजस्व घाटे को कम करने के लिए। तो इसमें 1 और 3 जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, घाटे के वित्त पोषण से मुद्रास्फीति बढ़ती है और कारण आर में कहा जा रहा है कि यह वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में धन आपूर्ति को बढ़ाता है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? घाटे के वित्त पोषण का अर्थ जो है वो घाटे को पूरा करने के लिए धन उत्पन्न करना है, जो राजस्व से अधिक व्यय के परिणाम स्वरूप होती है। और इस अंतर को जो जनता से उधार लेकर बॉन्ड की बिक्री या नया मुद्रा नोट छापकर जो पूरा किया जा सकता है। नए करेंसी नोट जो छापने से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है। इससे मुद्रास्फीति का दबाव जो बढ़ता है, जिससे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। घाटे का वित्त पोषण स्वाभाविक रूप से जो मुद्रास्फीतिकारी है, क्योंकि घाटे का वित्त पोषण जो कुल व्यय को बढ़ाता है और इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में जो है कुल मांग को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति का खतरा बड़ा होता है और मुद्रास्फीति का खतरा जो है बना होता है। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। घाटे के वित्त पोषण से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है और वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में धन आपूर्ति को बढ़ाती है घाटे की वित्त पोषण। तो इसमें जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक विषय है। ऑप्शन ए राज सूची में, ऑप्शन बी है संघ सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक नियोजन को जो समवर्ती सूची में रखा गया भारतीय संविधान के। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, ना तो वित्त आयोग और ना ही योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी है, वित्त आयोग का दायरा बजट के राजस्व खंड की समीक्षा तक सीमित है, जबकि योजना आयोग जो राज्यों की पूंजी और राजस्व दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र समीक्षा करता है। और ऑप्शन सी, कोई भी एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है, वित्त आयोग और योजना आयोग के काम और जिम्मेदारी में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, यह सही नहीं है। वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, परंतु योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ओके, तो इसमें जो ऑफ कथन एक है
ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। वित्त आयोग जो संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच जो कर को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। और यह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को राजस्व खाते पर अनुदान की सिफारिश करता है, जबकि योजना आयोग जो है भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार था, जिसके लिए राज्यों की पूंजी और राजस्व दोनों जो आवश्यकताओं की समीक्षा की आवश्यकता थी। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ओके। वित्त आयोग का दायरा जो है बजट के राजस्व खंड की समीक्षा तक ही सीमित था, जबकि योजना आयोग जो है ये राज्यों की पूंजी और राजस्व दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र समीक्षा करते थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय हेतु सर्वाधिक संसाधन कहां से जुटाए जाते हैं? ऑप्शन है वर्तमान प्राप्तियों से, ऑप्शन बी विदेश से, ऑप्शन सी सार्वजनिक उद्यमों से, और ऑप्शन डी उधार से। वर्तमान में योजनाओं के तहत भारत के सार्वजनिक व्यय के लिए अधिकतम संसाधन जो है उधार से जुटाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में योजनाओं के अंतर्गत जो भी व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, उसके सर्वाधिक संसाधन जो है वो उधार से लिए जाते हैं, उधार से जुटाए जाते हैं। सार्वजनिक ऋण जो है वो कुल देनदारी सहित कुल राशि है जो सरकार द्वारा अपने विकास बजट को पूरा करने के लिए उधार ली जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है, भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन है व्यापार और परिवहन, ऑप्शन बी है वित्त और रियल इस्टेट, और ऑप्शन डी है वानिकी और मत्स्य पालन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में ऐसे उद्योग जो शामिल है जो सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को जो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और बैंकिंग तथा वित्तीय, बीमा, रियल इस्टेट्स, लोक प्रशासन और रक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन आदि जो है शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो एक और दो जो है वो सही हो जाएगा। व्यापार और परिवहन, वित्त और रिटेलर, ये सभी जो है वो तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं, और इनको जो है तृतीय क्षेत्र को जो है वो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके। जबकि वानिकी और मत्स्य पालन जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ये जो प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से हैं। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक और दो जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, और इस क्षेत्र में जो उन सभी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जहां प्राकृतिक संसाधन जैसे वानिकी, मत्स्य, ईंधन, धातु, खनिज आदि का जो प्रत्यक्ष उपयोग होता है, उसे जो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र को जो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और यह क्षेत्र जो है अपने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र की उपज का जो उपयोग करता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को इस प्रकार वर्गीकृत करना सत्य होगा। ऑप्शन है खाद्य घाटे वाली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है एक व्यापार अधिशेष अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी है एक पूंजी अधिशेष अर्थव्यवस्था। भारत को इसकी बड़ी आबादी और निर्वाह वेतन पर काम करने के इच्छुक श्रमिकों की असीमित संख्या के कारण जो इसे श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। भारत को जो है एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है। पहला है कम प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है पूंजी निर्माण की निम्न दर, तीसरा है कम निर्भरता अनुपात, और चौथा है कार्यबल बड़े पैमाने पर तृतीय क्षेत्र में है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो आमतौर पर निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, पिछड़ी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, पूंजी निर्माण की निम्न दर, उच्च स्तर की बेरोजगारी और अल्प रोजगारी, निम्न जीवन स्तर, उच्च स्तर की गरीबी और निरक्षरता, तकनीकी विशेषताएं, ये सभी जो हम अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार इसमें केवल
एक और दो जो है वो सही हो जाएगा। कम निर्भरता अनुपात और कार बल बड़े पैमाने पर तृतीयक क्षेत्र में, ये सभी जो है वो एक जो है विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ये दोनों जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, जबकि ये दोनों जो है वो एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसमें एक और दो जो है सही हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी में है? पहला है व्यवसाय मुक्ता कृषि है, दूसरा है प्रचलन बेरोजगारी, तीसरा है मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता और चौथा है प्रति व्यक्ति प्रोटीन का उच्च सेवन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और इसके जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में रखते हैं, जैसे कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और अत्यधिक जनसंख्या, दीर्घकालिक बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी का अस्तित्व, पूंजी निर्माण की खराब दर, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे की कमी, गरीबी और असमानता का उच्च स्तर, कम औद्योगिक विकास, बाजार की खामियां और एक औसत भारतीय का निम्न जीवन स्तर। ये सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में संदर्भित करती हैं, श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार इसमें एक दो और तीन जो है वो सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रोटीन का उच्च सेवन, ये सभी जो है ये जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी के अंतर्गत इसके विशेषता में शामिल नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक दो और तीन जो है सही हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ऑप्शन है अल्प रोजगार, दूसरा है मुद्रास्फीति, तीसरा है बचत का निम्न स्तर और चौथा है गैर संगठित क्षेत्र। इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में गैर संगठित क्षेत्र जो है मुख्य समस्या में से एक है और अक्सर असंगठित क्षेत्र यानी लघु उद्योग इकाई, कृषि क्षेत्र आदि जो है विभिन्न कारणों से श्रमिकों और उत्पादन में अन्य कारकों से संबंधित उच्च रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में अन्य मुख्य समस्याओं में शामिल होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। और कथन दो, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद अपॉन राष्ट्र की कुल जनसंख्या। और तीसरा कथन है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद जो सकल घरेलू उत्पाद से बेहतर मीट्रिक है। इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प जो सही है, कौन सा कथन जो सही है। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो किसी देश के आर्थिक उत्पादन का वार्षिक माप है जिसकी गणना जो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जो घटाकर की जाती है, ना कि प्लस कर कर। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो किसी देश की आर्थिक उत्पादन का जो वार्षिक माप होता है और इसकी गणना जो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को जो घटाकर की जाती है, न कि जोड़कर। तो इसमें जो कथन एक पहला कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो राष्ट्र की कुल जनसंख्या अपॉन शुद्ध घरेलू उत्पाद से निकाली जाती है इसकी गणना, ना कि शुद्ध घरेलू उत्पाद अपॉन राष्ट्र की कुल जनसंख्या। राष्ट्र की कुल जनसंख्या अपॉन शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये होता है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र, इससे निकाला जाता है। ओके, शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्र की कुल जनसंख्या अपॉन अपॉन शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसका जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा, इसमें ये भी गलत है। ओके, और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बेहतर मीट्रिक है क्योंकि पूरब में उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए अप्रचलित उपकरणों को सुधारने पर खर्च किए गए निवेश की मात्रा का भी पता चलता है। इस बार जो कथन तीन है वो सही है। ओके, तो इसमें केवल तीन जो है सही है, यहाँ कोई भी कथन नहीं है इसमें, केवल ऑप्शन डी में जो है वो केवल तीन कर दो।
केवल 3। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, भारतीय आर्थिक नीति की अंदरूनी लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों द्वारा भी आलोचना की जा रही है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि आलोचना काफी हद तक वैचारिक मतभेद पर आधारित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। वर्ष 1991 में भारत द्वारा अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित नई आर्थिक नीति की आलोचना अब तक जारी है। और दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो इस आधार पर आलोचना कर रही हैं कि नई आर्थिक नीति जो सही समय पर नहीं अपनाई गई, जबकि देश के भीतर जो इसकी आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि यह जो पूंजीवाद को अपना रही है और संविधान में उल्लेखित समाजवाद के रास्ते से भटक रही है। ये आलोचनाएं जो मुख्यतः वैचारिक मतभेदों पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है। तो इसमें और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो सक्षम बनाती है। पहला, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी जमा करना। और दूसरा है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना। तीसरा, मूर्त धन का संचय। और चौथा, अमूर्त धन का संचय। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऐसी अवधारणा कौन सी है जो मानव पूंजी निर्माण को जो एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया है जो सक्षम बनाती है। मानव पूंजी निर्माण जो उन व्यक्तियों की संख्या प्राप्त करने और बढ़ाने की प्रक्रिया है जिनके पास कौशल, शिक्षा और अनुभव है जो किसी देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो सही है। ओके, कथन 2 जो है वो सही है। और किसी राष्ट्र की अमूर्त संपत्ति जो है वो कुशल जनसंख्या, मानव संसाधन, आधार, संस्कृति, कला आदि पर आधारित होती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 जो है वो सही है। ये सॉरी, कथन 4 जो है वो भी सही है। तो इसमें केवल 2 और 4 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। और किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी जमा करना और मूर्ति धन का संचयन, ये दोनों जो है वो सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा है, न कि मानव पूंजी निर्माण का। तो इसमें जो कथन 1 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 4 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? ऑप्शन है जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। ऑप्शन बी इसकी इमारतों, अन्य बुनियादी ढांचे और मशीनों का स्टॉक। और ऑप्शन सी कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार। और ऑप्शन डी है समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी देश के संदर्भ में किसे जो है उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाना चाहिए। सामाजिक पूंजी में मूल रूप से सामाजिक रिश्तों और नेटवर्कों का मूल्य शामिल होता है जो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आर्थिक पूंजी की सराहना करते हैं। सामाजिक पूंजी में पारस्परिक संबंधों, पहचान की साझा भावना, साझा समझ, साझा मानदंड, साझा मूल्य, विश्वास, सहयोग और पारस्परिकता के माध्यम से सामाजिक समूहों की प्रभावी कल्याणकारी शामिल होते हैं। और इस प्रकार किसी भी देश के संदर्भ में या जो समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, किसी भी देश के संदर्भ में उसकी सामाजिक पूंजी जो है वो उसका समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देती है यदि ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। ऑप्शन बी कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। ऑप्शन सी गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। और ऑप्शन डी है निर्यात की तुलना में आयात जो तेजी से बढ़ता है।
इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देती है यदि जो है वो गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। आर्थिक विकास जो है एक रूढ़िवादी अवधारणा है और यह जो है किसी देश के उत्पादन के वास्तविक स्तर में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि आर्थिक विकास जो तुलनात्मक रूप से एक मानक अवधारणा है और यह जो जीवन स्तर में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को दर्शाता है। बेहतर जीवन स्तर में विभिन्न चीजें जो शामिल है, जैसे सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता प्रणाली, चिकित्सा सुविधाएं, साक्षरता दर में सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रयास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर में वृद्धि, ये सभी जो बेहतर जीवन के स्तर के में शामिल होते हैं। इस प्रकार यदि गरीबी और बेरोजगारी जो बढ़ती है तो पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि जो आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, और दूसरा कथन है भारत के संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, और ऑप्शन कथन 3 है भारत के संविधान में प्रावधान है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो 1952 में योजना आयोग के समानांतर एक संगठन के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1952 में योजना आयोग के समानांतर एक संगठन के रूप में की गई थी, ना कि यह जो है योजना आयोग का अंग है। तो इसका जो कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को जो समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और भारत के संविधान में प्रावधान है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की कार्य जो है वो पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। तो इसका जो कथन 3 जो है वो भी सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत पे योजना से संबंधित है? पहला है वित्त आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, और चौथा है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, और पांचवा है संसद। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो भारत में योजना से संबंधित है। दिए गए संस्थानों या निकायों में से राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो भारत में योजना से जुड़े हैं, और पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंततः राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो अनुमोदित किया जाना था, और इसकी मंजूरी के बाद जो योजना को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। ये 2 और 5 जो ये दोनों जो है योजना से संबंधित है, योजना से राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो योजना से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना को एक मुख्य रणनीति के रूप में पेश किया गया था? ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना को जो है एक मुख्य रणनीति के रूप में पेश किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। महिला घटक योजना की धारणा जो है 7वीं योजना में महिलाओं के लिए 27 लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की निगरानी के लिए विशेष तंत्र की शुरुआत के साथ योजना प्रक्रिया में प्रवेश की गई थी। हालांकि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली थी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो वर्ष 1997 से 2002 के मध्य इसका कार्यकाल था, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है महिला घटक योजना का प्रगति हुई थी, महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। ओके। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी?
ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को जो सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी गई है। मानव विकास जो इसके सभी पहलुओं में 8वीं योजना का अंतिम लक्ष्य था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना और भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। भोजन कार्य और उत्पादकता ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना ने आत्मनिर्भरता और शून्य शुद्ध विदेशी सहायता का अपना उद्देश्य घोषित किया? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो दो मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया था, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्रगति। आत्मनिर्भरता या उस मामले के लिए आत्मनिर्भरता बाहरी सहायता के उन्मूलन को संदर्भित करती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, आत्मनिर्भरता और शून्य शुद्ध विदेशी सहायता का अपना उद्देश्य घोषित जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला गरीबी हटाओ, दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण, तीसरा हरित क्रांति की शुरुआत। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का उल्लेख शामिल था। ओके, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्राप्ति जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल जो है वो वर्ष 1974 से 79 तक इसका कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ओके, और हरित क्रांति जो है वो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1966 से 67 के मध्य की गई थी, हरित क्रांति की शुरुआत। जबकि बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वर्ष 1969 में किया गया था, वर्ष 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें 14 प्रमुख निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत सरकार द्वारा 1969 में। और गरीबी हटाओ ये जो वर्ष 1974 से 69 के मध्य गरीबी हटाओ का प्रावधान था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें सबसे पहले जो हरित क्रांति हुई थी, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, फिर गरीबी हटाओ चालू हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 3, 2, 1 सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने अधिकतम प्रति व्यक्ति विकास दर हासिल की है? ऑप्शन ए 11वीं योजना, ऑप्शन बी 10वीं योजना, ऑप्शन सी 8वीं योजना और ऑप्शन डी 5वीं योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने अधिकतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है विकास दर हासिल की है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम यानी टीपीपी जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो गरीबी उन्मूलन और आम आदमियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 20 सूत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम जो है वो वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन, आम आदमी की जीवन स्तर में की गुणवत्ता में सुधार और कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। और कार्यक्रम का पहली बार जो है वर्ष 1982 में और फिर जो है वर्ष 1986 में संशोधन किया गया था इस कार्यक्रम को, 20 सूत्री कार्यक्रम को। ओके, पहली बार संशोधन जो है वर्ष 1982 में किया गया था और फिर उसके बाद 1986 में दूसरी बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1991 से बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के बावजूद राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी भी अपनाए जाने का मुख्य कारण यह है। ऑप्शन ए यह एक संवैधानिक अर्थ आवश्यकता है। ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही विकसित बड़ी मात्रा में पूंजी को पोषित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं अर्थव्यवस्था को बाजार अनुकूल तरीके से दीर्घकालिक परिपेक्ष प्रदान करना जारी रख सकती है। और ऑप्शन डी है बाजार अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग और वाणिज्य तक ही सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के बावजूद राष्ट्रीय आर्थिक योजना को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं जो बाजार अनुकूल फैशन में अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना जारी रख सकती थी। और हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना को जो है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है और इसका कार्यकाल जो है वो 2012 से 2017 तक था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है और 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज के एक भाग के रूप में 3 वर्षीय कार्यक्रम योजना शुरू की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, पंचवर्षीय योजना जो अर्थव्यवस्था को बाजार अनुकूल तरीके से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना जारी रख सकती है। इसी कारण की वजह से जो राष्ट्रीय आर्थिक योजना जो अभी भी अपनाए जाने की मुख्य कारण है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, बॉटम अप प्लानिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अभी तक जो हासिल नहीं किया जा सका है और कारण आर में कहा जा रहा है कि एक इकाई के रूप में गांव आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पंचायती राज का उल्लेख जो संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है और यह जो अनुच्छेद 40 में ग्राम को नियोजन की सबसे प्राथमिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को जो मूर्ति रूप देने का प्रयास किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसलिए किया गया है क्योंकि बॉटम अप प्लानिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हासिल किया जाना जो अभी तक बाकी है। तो इसका जो कथन एक जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। कथन और कारण जो है दोनों सही है। तो इसमें और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए आर गाडगिल, ऑप्शन बी है एस एस मिन्हास, ऑप्शन सी है चरण सिंह और ऑप्शन ए रुद्रदत्त। एस मिन्हास जो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रोफेसर अमरीश सेन के से संबंधित है। ऑप्शन है बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है क्षमता दृष्टिकोण, ऑप्शन सी आय दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है कल्याण दृष्टिकोण। क्षमता दृष्टिकोण को जो पहली बार वर्ष 1980 के दशक में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमरीश सेन द्वारा जो व्यक्त किया गया था और यह जो उनके साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। इसकी कल्पना जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्षमता दृष्टिकोण जो है वो प्रोफेसर अमरीश सेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है। यूनाइटेड नेशन के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है वो कौन से कितने संख्या शामिल है ये पूछा गया है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है वो 3 आयाम और 10 संकेतक शामिल है। 3 आयाम, इसमें जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है वो 3 आयाम है और 10 जो है वो संकेतक है। आयाम जो है आयाम की संख्या जो है वो 10 है। आयाम जो है वो 3 है और संकेतक जो है वो 10 है। संकेतक जो है 10 है।
तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गरीबी सूचकांक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष मानव मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। यूएनडीपी ने पहली बार वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव गरीबी सूचकांक जो प्रकाशित किया। तब से जो यूएनडीपी ने हर साल मानव विकास रिपोर्ट के साथ मानव गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है और वर्ष 2010 में मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने मानव गरीबी सूचकांक का स्थान ले लिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष 1997 में मानव गरीबी सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष पूर्ण गरीबी की परिभाषा अपनाई। वर्ष 1995 में यूएनओ ने पूर्ण गरीबी की परिभाषा को अपनाया। परिभाषा के अनुसार पूर्ण गरीबी एक ऐसी स्थिति है जो भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानव आवश्यकताओं के गंभीर अभाव की विशेषता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया गया है। पहला है हेड काउंटर अनुपात, दूसरा है कैलोरी का सेवन, तीसरा है घरेलू उपभोग व्यय और चौथा है प्रति व्यक्ति आय। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। वर्तमान में भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए घरेलू उपभोग व्यय पद्धति का उपयोग किया जाता है। गरीबी आकलन की वर्तमान पद्धति एक विशेषज्ञ समूह यानी तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर जो आधारित है, जिसे वर्ष 2005 में गठित किया गया था और वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तेंदुलकर समिति जो एक आनुवंशिक पद्धति के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के अलावा भोजन पर व्यय, घरेलू उपभोग व्यय एक मुख्य उप समूह है और हेड काउंटर अनुपात और कैलोरी का सेवन, ये तीनों जो है वो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र द्वारा निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। निरक्षरता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर और आय की असमानता। लॉरेंज वक्र द्वारा जो है आय की असमानता को मापा जाता है, जिसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र जो है वो वर्ष 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर मैक ओ लॉरेंज द्वारा विकसित आय असमानता का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक गरीबी का विचार दिया गया था। सांस्कृतिक गरीबी का विचार जो अमेरिकी मानवविज्ञानी ऑस्कर लुईस ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ऑस्कर लुईस ने गरीबी की संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका बताया। कुछ गरीब लोगों के लक्षणों का समूह जो पूंजीवादी समाज में गरीबी में रहने के अनुकूलन के रूप में विकसित होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर रागनर नरकसे ने अपनी पुस्तक अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या, जो मूल रूप से वर्ष 1993 में प्रकाशित हुई, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का वर्णन करती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो अर्थशास्त्री प्रोफेसर रागनर नरकसे से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा तय करता है। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी योजना आयोग और अभी नीति आयोग। योजना आयोग जो भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए नोडल एजेंसी थी और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है और अब यह जो भारत में गरीबी रेखा तय करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दत्ता समिति, ऑप्शन बी लकड़वाला समिति, ऑप्शन सी चलैया समिति और ऑप्शन डी चक्रवर्ती समिति। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का आकलन जो तत्कालीन योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना से किया गया था और भारत में गरीबी स्तर के निर्धारण एवं गरीबी की कार्यप्रणाली के निर्धारण के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और इनमें जो महत्वपूर्ण समितियां जो हैं वो है अलग समिति, इसकी स्थापना जो वर्ष 1979 में की गई थी और लकड़वाला समिति, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में, तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 में, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति 2014 में। ये सभी समितियां जो है वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का आकलन करने वाली समितियां थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए लकड़वाला समिति की सिफारिश का उपयोग किया गया था और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट जो वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूहों का विचार दिया? ऑप्शन ए अमृत सेन, ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस और ऑप्शन सी एस चक्रवर्ती और ऑप्शन ए वेंकैया नायडू। मोहम्मद यूनुस जो एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज नेता है जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना और सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2006 से सम्मानित किया गया है। ओके, और उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस का विचार दिया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शहरी क्षेत्र में श्रमिक उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो यह घट गई है। दूसरा कथन है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी जो लगातार बढ़ी है। और तीसरा कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। और चौथा है, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर घटी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ना कि कमी। ग्रामीण शहरी क्षेत्र के श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के या घटी हुई है। दोनों में जो उसकी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार जो कथन है वो गलत हो जाएगा। ओके, और कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो लगातार घटी है ना कि बढ़ी है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर जो घटी है, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर जो है वो घटी गई है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो इसका जो कथन 4 है वो भी सही है। तो इसमें केवल 3 और 4 जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलन बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र, तीसरा निर्माण क्षेत्र और चौथा शहरी इलाका। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। प्रचलन बेरोजगारी जो है वह घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। आमतौर पर यह जो विकासशील अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था में देखा गया है। भारत में प्रचलन बेरोजगारी जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से जो है संबंधित है प्रचलन बेरोजगारी। तो इसका जो 1 और 2 जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। सॉरी, ऑप्शन डी 1 और 2 जो है सही है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता बनता है? पहला है व्यापार संतुलन, दूसरा है विदेशी संपत्ति, तीसरा अदृश्य का संतुलन और चौथा है विशेष आहरण अधिकार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
भुगतान संतुलन के चालू खाते के तहत लेन देन को जो दृश्य और अदृश्य वस्तुओं में वर्गीकृत किया गया है। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश के निर्यात के मूल और वस्तुओं के आयात में मूल के बीच अंतर को जो व्यापार संतुलन कहा जाता है। और अदृश्य लेन देन में सेवाओं में व्यापार और हस्तांतरण भुगतान आदि जो शामिल है। इसलिए व्यापार संतुलन और अदृश्य का संतुलन जो चालू खाता बनता है। तो इसमें जो 1 और 3 जो है वो सही है। ओके, व्यापार संतुलन और अदृश्य का संतुलन ये दोनों जो है वो चालू खाता बनाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल कीजिए। कथन ए, जब किसी देश द्वारा किया गया भुगतान जो वस्तु सेवाओं हस्तांतरण और शुद्ध आय के व्यापार से प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि चालू खाता घाटा तब होता है जब कोई देश अधिक वस्तुओं सेवाओं और पूंजी का निर्यात करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। चालू खाता जो है वो शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं में इसका शुद्ध व्यापार, सीमा पार निवेश पर इसकी शुद्ध कमाई और इसके शुद्ध हस्तांतरण भुगतान एक निर्धारित अवधि में, जैसे कि 1 वर्ष या 1/4 में। जब किसी देश द्वारा किया गया भुगतान जो उसकी वस्तुओं सेवाओं के व्यापार हस्तांतरण और शुद्ध आय से प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो वह जो चालू खाता घाटा कहा जाता है उसे। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। और चालू खाता घाटा जो है वो तब होता है जब कोई देश अधिक वस्तुओं सेवाओं और पूंजियों का आयात करता है। इसका जो कारण जो है वो गलत हो जाएगा, निर्यात नहीं बल्कि आयात जब करता है तो वह चालू खाता घाटा होता है, वस्तुओं सेवाओं और पूंजियों का आयात करता है। ओके, तो इसमें कारण जो है गलत हो जाएगा जबकि कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है, ऑप्शन बी है घाटे का वित्त पोषण होता है, तीसरा है ऑप्शन सी है केवल निर्यात होता है और ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था जो वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा जो है वह 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में केंद्र सरकार कितना पैसा जो खर्च करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में केंद्र सरकार ने जो है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च की है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया। ऑप्शन है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चुनौती शुरू की है। जिसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ जो बनने के लिए 5 आयामी ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की है। ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी इस्पात मंत्रालय और ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 2030 तक जो कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 स्तरीय ऊर्जा दक्षता योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंप योजना जो खबरों में देखी गई थी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। रैंप योजना जो है वो एमएसएमई मंत्रालय के तहत क्रियान्वित की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाग्यश्री योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित की जा रही है? भाग्यश्री योजना जो कर्नाटक सरकार की एक योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। और इस योजना के तहत जो लड़कियों को अधिकतम 25,000 रुपये का सहायता दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।